बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़े अच्छे तरीके से आज के वीडियो के माध्यम से हम सोशियोलॉजी बीए सेकंड सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे और आसानी से हम सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के लगभग 150 के आसपास यानी कि लगभग बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। एक ही वीडियो के माध्यम से आप पूरे के पूरे चैप्टर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण छटे हुए प्रश्नों को आप देखेंगे, जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इससे पहले आपने पॉलिटिकल साइंस का देखा होगा, उससे उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2। अब आप ये मैं बता दूं आपको कि जो पेपर 1 और पेपर 2 आपकी यूनिवर्सिटी में अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो होते पेपर 1 और पेपर 2, उसको लेकर के आप कंफ्यूज मत हो। इसी से पेपर 1 भी आपका हो जाएगा और इसी से पेपर 2 भी आपका हो जाएगा। तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को समाहित करके इसमें प्रश्नों का संग्रह किया गया है, प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। तो परेशान होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ है। आप लोगों से भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद में ये मॉडल पेपर मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए, और ख़ास करके वो कारगर सिद्ध होता है। पॉलिटिकल साइंस के लगभग सारे के सारे प्रश्न आप देखे होंगे, जो है मेरे द्वारा बताए गए। एक पहली जो वीडियो थी उससे सारे के सारे प्रश्न आए हैं, और जो पेपर 2 है उसकी भी जो वीडियो है, वो नेक्स्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न फंसेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और होम साइंस का मैंने दे दिया आपको, इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के भी दे दूंगा। जो भी आप कहेंगे मैं जल्द ही देने का प्रयास, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस का तो मैंने दे ही दिया, हिंदी साहित्य का दूंगा, और एक प्रकार से लिखित मॉडल पेपर भी दे दूंगा। तो चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सबसे पहले कुछ जानकारी जो मिलेगी आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसमें आप जानकारी ग्रहण करने का प्रयास करें। हालांकि इसमें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। ओके, तो ये सॉल्व मॉडल पेपर होगा 2022 की परीक्षा के लिए। बीए सेकंड सेमेस्टर आने वाली परीक्षाएं जो 23-24 में होंगी उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन, ये आपके पेपर का नाम है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चर्चा कर लेते हैं उन सभी पर विस्तार से। ओके, चलिए। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की कुल संख्या कितनी थी? ये मैंने 2011 की जनगणना के अनुसार भी बताया था आपको, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। इससे पहले वाली जो पड़ी हुई है उसमें मैंने बताया था। लेकिन फिर भी अगर जो है 91 की बात की जाए तो उसमें लगभग कितने 23 ऐसे नगर थे जो कि जो है 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगर थे। उनकी संख्या कितनी थी? 23 थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय देहातों की जो है मुख्य विक्रेता नहीं है, मतलब मुख्य विशेषता नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे। विशेषता, यहाँ पर विक्रेता लिख गया तो उसके लिए विशेषता कर लीजिएगा। भारतीय देहात जो है उसकी मुख्य विशेषता नहीं इनमें से। निर्धनता एवं अशिक्षा बिल्कुल है, व्यापी है एकदम से। प्रकृति से लगाव बिल्कुल रहता है। इसके अलावा अपरिवर्तनशील कार्य प्रणालियाँ भी यहाँ पर रहती हैं। जनसंख्या की विषम रूपता यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलती। तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। भारतीय देहातों की मुख्य विशेषता जनसंख्या की विषमरूपता नहीं है। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि गांव और नगर दोनों ही समान हैं। इसमें ना तो कोई एक दूसरे से अधिक है, मतलब ना तो कोई एक दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम, यानी कि गांव और नगर क्या है, दोनों एक ही समान है। इसमें ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। ये कथन किसका है? गिलिन और गिलिन का है, ऑप्शन ए। बी है मैकाइबर और पेज, सी है जिमरमैन एवं गाल्पिन, और डी है आपका बीसेंज एवं बीसेंज। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई ये कथन कहा था मैकाइबर और पेज ने। किसने कहा था? मैकाइबर और पेज। ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्राम और नगर में पाए जाने वाले विभेद किस दृष्टि से अधिक सुस्पष्ट होते हैं? प्रश्न है, ग्राम और नगर में पाए जाने वाले विभेद किस दृष्टि से अधिक सुस्पष्ट होते हैं? ऑप्शन ए भौगोलिक दृष्टि से, बी है सामाजिक दृष्टि से, और सी है आपका आर्थिक दृष्टि से, और डी है आपका जनसंख्यात्मक दृष्टि से। तो भाई ग्राम और नगर में पाए जाने वाले विभेद जो है सबसे अधिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो सामाजिकता भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे सामाजिकता छोड़ दीजिए, इसमें आप जो है जनसंख्यात्मक दृष्टि से अंतर देख सकते हो। अच्छा, इन चारों दृष्टि से अंतर जो है आप देख सकते हो। इसमें अगर ऑप्शन नंबर डी होता उपयुक्त सभी तो सही होता, लेकिन खास करके आप देखेंगे गांव और नगर में जो पाए जाने वाला विभेद होता है सबसे अधिक मात्रा में आप जनसंख्या से ही नोट कर सकते हो। जो शहरों की जनसंख्या ज़्यादा होती है और गाँव की जनसंख्या कम होती है। शहरों की जनसंख्या सघन होती है, गाँव की जनसंख्या विरल होती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये भी अगर ना हो तो आर्थिक दृष्टि सबसे होती है, क्योंकि गाँव के लोग जो होते हैं, हालाँकि अब गाँव में भी आर्थिक तंत्र मजबूत होता जा रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर जनसंख्यात्मक दृष्टि लगाइएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से लगेगा।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रत्येक जो है भारतीय ग्राम का एक इतिहास होता है, मूल्यों एवं विचारों की एक व्यवस्था होती है, या कथन किसका है? कथन क्या है कि प्रत्येक भारतीय गांव का एक इतिहास होता है, मूल्यों एवं विचारों की एक व्यवस्था होती है, या कथन किसका है? तो यह कथन कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी। कौन है? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन डी में दिए, ये करेक्ट आंसर होगी। ओके, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्राम्य नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ग्राम्य नगर जो शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया गया कहाँ, किसके द्वारा किया गया था? बर्गल के द्वारा, या ब्रथ के द्वारा, या फिर जिमरमैन के द्वारा, या फिर गालपिन महोदय के द्वारा? तो भाई जो ग्राम्य नगर है ना, ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले गालपिन महोदय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी में दिए गालपिन, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत में शहरों के उद्विकास का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जो शहरों का उद्विकास हो रहा है, शहरों का एक प्रकार से विकास हो रहा है, इसके क्या कारण है? ऑप्शन ए है औद्योगिकरण, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका औद्योगिकरण। ठीक है, आगे है कृषि क्षेत्र में क्रांति, ये भी आपका करेक्ट है। व्यापार एवं वाणिज्य, ये भी एकदम से करेक्ट है, शहरों के विकास के कारण में आपका डी दिया है ऊपर, सभी यही करेक्ट आंसर होगा। तो भाई भारत कोई भी चीज़ का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका कोई एक कारण नहीं होता है, कुछ तात्कालिक कारण होते हैं, कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक, कुछ भौगोलिक, कुछ सांस्कृतिक, या इसी प्रकार से कुछ व्यक्तिगत कारक भी होते हैं और कुछ अन्य कारक भी होते हैं, जिनके कारण से किसी मूलभूत ढांचे में परिवर्तन की बात अगर करें तो होता है। या इसी प्रकार से कोई भी मुद्दा हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी विशेषता हो, कोई भी चीज़ हो, उसके कारण, परिणाम या विशेषता एक नहीं होती, कई होती हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाए, कार्य पूछा जाए किसी चीज़ की, विशेषता पूछी जाए, किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए, और किसी चीज़ की लाभ पूछा जाए उसके बारे में, या उससे हानि पूछी जाए, तो ये सब जब कभी आपसे पूछा जाएगा, कार्य प्रणालियाँ या उसके जो है विशेषता, परिणाम वगैरह, तो आप हमेशा और हमेशा एक ऑप्शन डी जरूर चूज करिएगा। डी में अगर ऊपर तो सभी दिया होता तो वही करेक्ट आंसर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लगभग 90% ऐसे ही करेक्ट आंसर होता है आपके। ओके, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ग्राम और नगर में पाए जाने वाले विभेद किस दृष्टि से अधिक सुस्पष्ट होते हैं? फिर से वही प्रश्न आपका जो है दोहरिया दिया गया, तो फिर से वही प्रश्न आपका दोहरिया दिया गया है। तो इसमें आप जो है अगर जो है लगाना चाहे तो इसमें आप जो है सभी एक प्रकार से अपने हिसाब से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है जनसंख्यात्मक दृष्टि ज़्यादा प्रबल दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी सामाजिक दृष्टि भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें एक प्रकार से उपयुक्त तो अगर सभी होता ऑप्शन तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन फिर भी अगर दो ऐसे आएँ तो आप जनसंख्यात्मक या फिर जो है सामाजिक दृष्टि दोनों जो है प्रेफर कर सकते हैं। अब जो अपने हिसाब से सेट कर सकें वो करिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कस्बा कहा जाता है? कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कस्बा कहा जाता है? तो भाई जिसमें 5,000 से 10,000 लोग निवास करते हैं, 5,000 से 10,000 लोगों का जो निवास स्थान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कस्बा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। तो 5 से 10,000 जनसंख्या निवास करती तो उसको हम कस्बा कहते हैं। 5,000 से ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्रों को कस्बा, मैंने चैप्टर 1 पढ़ा दिया है, उसमें विस्तार से बताया, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़े नगर की बात की है भारत की तो मुंबई है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन वह चक्र है जिससे कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है, या कथन किसका है? मिचेल का है, या डेविस का है, या वर्थ का है, ब्रिज का है? बताने का प्रयास करेंगे। तो नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का वह चक्र है जिससे क्या होता है, कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में क्या होता है, बदल जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। ऐसा जो है डेविस मानते हैं, किंग्सले डेविस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारतीय कृषक ऋण से ही जन्म लेता है। भारतीय कृषक जो होता है, जो कृषि करने वाला होता है, वो ऋण से ही जन्म लेता है, ऋण में ही मर जाता है, या कथन किसका? यानी कि वो ऋण से ही क्या करता है, जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है भारतीय जो किसान होता है। इसके बारे ये कथन किसका है? ये कृषि आयोग की विज्ञप्ति में बताया गया, या योजना आयोग की विज्ञप्ति में, या फिर वित्त आयोग की विज्ञप्ति में, या फिर जो है विश्व बैंक की विज्ञप्ति में? किसके बारे में बताएगा भाई? तो कृषि आयोग की जो विज्ञप्ति आई थी उसमें मतलब उसने इस बात को बताया था कि भारतीय कृषक जो है ये ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार आपके लिए कौन कौन से प्रश्न आपके जो है एक प्रकार से नंबर में इजाफा करवा सकते हैं आपकी परीक्षा में। ओके, तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, देखिए आप सभी लोग। प्रसिद्ध पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज़, प्रश्न क्या है? पुस्तक का नाम है द कल्चर ऑफ सिटीज़। ओके, इसके लेखक कौन है? तो भाई द कल्चर ऑफ सिटीज़ के पुस्तक जो है इसको लिखा है मम्फोर्ड महोदय ने, लेविस मम्फोर्ड इनका पूरा नाम है।
तो लेविस मम्फोर्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑप्शन नंबर बी में दी है, लेविस मम्फोर्ड करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दिया हुआ है प्रश्न कि उस ग्रामीण क्षेत्र को जो नगर द्वारा घिरा रहता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है उपनगरीय ग्राम, ऑप्शन बी है पृष्ठ ग्राम, ऑप्शन सी है नगरीय ग्राम और ऑप्शन डी है मलिन बस्ती। तो उस ग्रामीण क्षेत्र को जो नगर के द्वारा घिरे हुए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मलिन बस्ती के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। ओके, ये बात ध्यान रखें। और जो गांव और नगरों के बीच में होते हैं उनको हम उपनगरीय ग्राम कहते हैं। ओके, और जो नदियों किनारे होते हैं रेखीय ग्राम कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी भाई, तो स्वामी राम तीरथ ने करी थी। किसने करी थी, सॉरी, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने करी थी, बिल्कुल। ओके, तो किसने करी थी भाई, किसने करी थी, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लोक नगरीय सातत्य के विचार के विकास का आधार वे अध्ययन हैं जो किए गए मैक्सिको में या ब्राज़ील में किए गए या इंडोनेशिया में, भारत में। तो मैक्सिको में जो किए गए लोक नगरीय सातत्य के विचार के विकास का आधार वे अध्ययन होते हैं जो कि मैक्सिको में किए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई, अगला प्रश्न है, अति नगरीकरण शब्द निम्न चार अर्थों में किससे सबसे अधिक नज़दीक है। अति नगरीकरण जो होता है यानी कि ज़्यादा, वो इनमें से चार अर्थों में से किससे सबसे अधिक नज़दीक प्रतीत होता है। ऑप्शन है तीव्र नगरीकरण, ऑप्शन बी है नगरीकरण ग्रामीण विकास की लागत पर या फिर आवश्यक आधारित संरचना के बिना नगरीकरण या महानगर का उद्भव। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो अति नगरीकरण मतलब होता है आवश्यक आधारित संरचना के बिना नगरीकरण। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है भाई। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने राय व्यक्त की कि भारतीय गांव में आत्मनिर्भरता एक मिथक है। ये किसका कथन है, ये बताइए। निम्नलिखित में से किसने राय व्यक्त करी कि भारतीय गांव में आत्मनिर्भरता एक मिथक है, यह कथन किसने कहा, एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान की कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय भाषाओं, आप प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई भाई, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। 22 भाषाओं को मैंने बताया भी था आपको। अगला प्रश्न आपके समक्ष है हिंदी वाले चैप्टर में। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधार आंदोलन आरंभ किया। बताइए, 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ किया था, तो किसने किया था, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर को हम अभिजन वर्ग को नगर के केंद्र में पाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर में हम अभिजन वर्ग को नगर के केंद्र में पाते हैं, तो किसको पाते हैं भाई, औद्योगिक पूर्व को। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, अगला प्रश्न क्या है कि भारत में समाज की विविधता, भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तरह का समाज कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष समाज या बहुजन समाज, विकासशील समाज या मिश्रित समाज। तो भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज की विविधता कारण से इसको क्या कहता है, बहुजन समाज के नाम से आता है, बहुजन समाज, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे विविधता में एकता है। ओके, अगला प्रश्न, शहरी और ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियाँ उस क्षेत्र के प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सिटी प्रॉपर कहते हैं या सिटी एरिया कहते हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया या फिर मेट्रोपॉलिटन रीजन कहते हैं। तो सिटी एरिया कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है भाई, तो महाराष्ट्र जो है ये भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके लिए दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ग्राम की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ग्राम की विशेषता नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है ग्राम की विशेषता नहीं है। तो घनिष्ठ संबंध गांव में होता है, समान कृषि व्यवस्था भी होती है, सरल जीवन गाँव का होता है, द्वितीयक संबंध नहीं होता है, इसमें प्राथमिक संबंध होता है, शहरों में द्वितीयक संबंध होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व को ग्रामीण नगरीय में
अंतर के लिए एक विशिष्ट निर्णायक आधार माना जाता है? किसे माना जाता है भाई? किसे माना जाता है? पारस्परिक अंतःक्रिया को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके लिए है कि भारत का नया संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? मतलब पूछ रहा है आपसे। तो भारत का संविधान 1950 से 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है? भारत के पूर्व दिशा में आप देखेंगे, भारत की पूर्व दिशा में हिंदुओं का कौन सा जो है प्रमुख तीर्थ स्थान है? तो जगन्नाथपुरी आप देखेंगे पूरब में पड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो है रामेश्वरम तो दक्षिणी में पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से और पड़ेगी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत में जो है शांति निकेतन की स्थापना किसने करी? भारत में शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी भाई? शांति निकेतन देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई थी? तो मुगल काल में किस नए धर्म की स्थापना हुई थी भाई? भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई थी? तो धर्म कौन सा था भाई? वो कौन सा था मुगल काल के दौरान? वो सिख धर्म। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में भारत की एकता का आधार था? ब्रिटिश शासन काल में भारत की एकता का आधार क्या था भाई? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था ये, सॉरी क्या पूछ रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत की एकता का आधार क्या था? तो एकता का आधार क्या था? एकता का आधार क्या था भाई? एकता आधार था आपका जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था यही था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है? भारत के पश्चिम में जो है हिंदुओं का कौन सा तीर्थ स्थान स्थित है? तो द्वारिकापुरी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जब कोई समुदाय, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र या भाषा के आधार पर अपने को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करता है, तब इस भावना को हम क्या कहते हैं? तो इसी भावना को हम संजातीयता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किन प्रवृत्तियों का उल्लेख इम्तियाज अहमद ने किया है? दर्शन शास्त्री का, या भारतीय विद्याशास्त्री, या फिर सामाजिक मानव शास्त्री, या फिर इन सभी का? तो भाई इम्तियाज अहमद ने इन सभी के बारे में जो है इन प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, द सिविलाइजेशन ऑफ एंसेंट इंडिया। द सिविलाइजेशन ऑफ एंसेंट इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। कौन है? रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगली पुस्तक है जो है पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशियोलॉजी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं आपके विनय कुमार सरकार जी। कौन है? विनय कुमार सरकार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला है, इंडियाज एंसेंट लिटरेचर एंड इंट्रोडक्टरी सर्वे। ये इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? इस पुस्तक के लेखक हैं जो है केवल मोटवानी महोदय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न है कि भारत में किस धर्म के लोग हिंदुओं की ही भांति अपने बच्चों का उपनयन संस्कार करवाते हैं? तो बताइए, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ओके, होमो हरार्किकस एक पुस्तक है, इसके रचना जो है कौन रचनाकार हैं? तो लुई डुइमा है। कौन है? डुइमा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे एग्जाम से। कास्ट इन इंडिया, मतलब कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, इस पुस्तक के लिए कौन है? एम एन श्रीनिवास। कास्ट क्लास एंड एप्लीकेशन पुस्तक के लिए कौन है? डॉक्टर जी एस घुरिये। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स में हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ ले। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है आपके समक्ष कि भारत में किस धर्म के लोग हिंदुओं की ही भांति अपने बच्चों का उपनयन संस्कार करवाते हैं? उपनयन माने जनेऊ यज्ञ पबीतम परमम पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिवक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। बताइए, उपनयन संस्कार जो होता है ये पारसी धर्म के लोग जो है ये हिंदुओं की भांति करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, किस धर्म के अनुयायी मृत शरीर को दफनाते जलाते नहीं हैं? किस धर्म के अनुयायी जो होते हैं मृत शरीर को दफनाते या जलाते नहीं हैं? तो पारसी धर्म के लोग। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सबसे अंत में आने वाला धर्म कौन सा है? भारत में सबसे अंत में कौन सा धर्म आया भाई? ईसाई धर्म आने वाला है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में विशिष्ट धार्मिक समूहों का समर्थन पाने के लिए किस राजनीतिक संगठन का धार्मिक नामकरण नहीं किया गया? बताने का प्रयास करें। भारत में विशिष्ट धार्मिक समूहों का समर्थन पाने के लिए किस राजनीतिक संगठन का धार्मिक नामकरण नहीं किया गया? तो अखिल भारतीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, होमो हरार्किकस इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? लुई डुइमा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माण करने वाली प्रजाति निम्न में से कौन सी है?
भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माण करने वाली प्रजाति कौन सी है? इंडो आर्यन प्रजाति जो है ये वैदिक सभ्यता का निर्माण करने वाली है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में छपेगा। संस्कृति मानव निर्मित का सॉरी संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये कथन किसका है? हर्ष कोबिट्स का। किसका है? हर्ष कोबिट्स। अगला प्रश्न देखिएगा, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष, जैन धर्म के संस्थापकों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के जो संस्थापक होते हैं उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से। तो पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक विभिन्न भाषा, संस्कृति, निवास क्षेत्र तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर समुदाय को हम क्या कहते हैं भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करो, क्या कहते हैं हम? तो एक विभिन्न भाषा, संस्कृति, निवास क्षेत्र तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर समुदाय को हम जनजाति कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संबंधित प्रदेश के राज्यपाल की सलाह पर जनजातियों की सूची में किसी नए नाम को जोड़ने या पृथक करने का अधिकार किसका होता है? बताइए किसका होता है? तो ये राष्ट्रपति का होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से या फिर निम्नांकित में से किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया? तो किसने किया था भाई जनजातियों को पिछड़े हिंदू नाम से? तो जीएस घुरिये ने। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित में से जनजातियों को किस एक नाम से संबोधित नहीं किया जाता है? तो बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई आदिवासी जनजाति को कहा जाता है, आदिम जाति भी कहा जाता है और वन्य जाति भी कहा जाता है, आदिवासी नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स में आ सकता है आपसे अगर पूछे कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये किस धर्म से किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो ये जैन धर्म के हैं। हीनयान और महायान किसके हैं? बौद्ध धर्म के हैं। ओके, शैव और शाक्त या फिर जो है वैष्णव ये हिंदू धर्म का है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और चार आर्य सत्य किस धर्म में मिलते हैं? तो बौद्ध धर्म में मिलते हैं। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में हो सकता है आ जाए। तो इस प्रकार से सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि मैं बता रहा हूँ। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, ये कथन है, यानी कि ये मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता नेस्फील्ड की। किसकी है? नेस्फील्ड की। नेस्फील्ड ने क्या कहा कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, जाति प्रथा की उत्पत्ति पर सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है? बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से। जाति प्रथा की उत्पत्ति पर सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है? व्यावसायिक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत या आदिम संस्कृति का सिद्धांत? बताइए। तो भाई जाति प्रथा की उत्पत्ति पर सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बहुकारक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हाट इज कास्ट? व्हाट इज कास्ट ये पुस्तक है, इसको किसने लिखी है? व्हाट इज कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर जीएस घुरिये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में छपेगा। मजूमदार एवं मदान ने कथन कहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था संसार के सभी स्थानों में विद्यमान है तथा यह सभी धर्मों के लगभग सभी सभी धर्मों के लगभग सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है भाई? यह कथन डेविस का, किंग्सले डेविस का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लैटिन भाषा के शब्द कास्टस का आशय निम्नलिखित में से किसके निकट है? तो जो लैटिन भाषा का कास्टस शब्द है ये विशुद्धता और अनुमानसिकता दोनों के निकट है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए और बी दोनों, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, जाति व्यवस्था व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है। क्या? जाति व्यवस्था जो होती है व्यक्ति को एक विशेष स्थिति विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, जन्म से या कर्म से या धर्म से, विवाह से। तो भाई जन्म से ही जाति व्यवस्था आदमी को बता देती है कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र क्या हो। अगला प्रश्न आपके समक्ष, जाति के विषय पर लगभग 5000 प्रकाशन हो चुके हैं और इस कारण जाति के संपूर्ण अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता होगी। यह कथन है और यह कथन किसका है? कथन एक बार फिर से सुनिए, कथन क्या है कि जाति के विकास पर लगभग
5000 प्रकाशन हो चुके हैं और इस कारण जाति के संपूर्ण अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जे छट्टन ने कहा था। किसने कहा था? जे छट्टन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जब एक वर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला आ चुका है आपका, एग्जाम्स में आएगा। प्रश्न क्या है कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। कथन किसका है? तो यह कथन चार्ल्स कूले का। किसका है? चार्ल्स कूले का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित या फिर निम्न में से कौन जाति की विशेषता है? प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन जाति की विशेषता है? बताइए, निम्न में से कौन जाति की विशेषता है? जाति केंद्रीय स्थिरता बिल्कुल होती है। सामाजिक भोजन, सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, ये बिल्कुल होता है। संस्तरण भी जाति में होता है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ये सारी विशेषताएं जाति की होती हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जे छट्टन के अनुसार जाति के कार्य कौन है? जय छट्टन के अनुसार जाति के कार्य कौन कौन से भाई? तो व्यक्तिगत जीवन में जाति के कार्य, सामुदायिक जीवन में जाति के कार्य और समाज एवं राष्ट्र के लिए जाति कार्य, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ये सभी उपयुक्त, तो सभी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ग सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या किसने करी है? वर्ग सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या किसने करी भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एक पुस्तक है, बताइए, रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? या फिर रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, बताइए पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर मजूमदार। कौन है? मजूमदार इस पुस्तक के लेखक हैं। एग्जाम से प्रश्न आ सकता है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, जाति प्रथा की उत्पत्ति के राजनीतिक सिद्धांतों के प्रतिपादक की अगर बात की है तो अबे डुबाए हैं। कौन है? अबे डुबाए। ओके, बात ध्यान रखेंगे। और प्रजातीय सिद्धांत के समर्थक में डॉक्टर मजूमदार हो गए, एन के दत्ता हो गए, जी एस घुरिया हो गए। ये सब जाति व्यवस्था के प्रजातीय सिद्धांत के समर्थक हैं। देखिए, वर्ग सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या किसने करी? तो वर्ग सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या करने वाले हैं कौन भाई? कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन वर्ग की विक्रेता नहीं है? एक बार सभी लोग 10-10 व्यक्तियों के पास वीडियो को शेयर करिएगा और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके, बड़ी मेहनत के बाद में ये सारे के सारे प्रश्नों को इकट्ठा कर जो है मिलता है और इसमें आपको ये बताना कि यहाँ कौन से प्रश्न आ सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आप लोग एक बार जो है परेशानी को समझ करके वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए करिए। ओके, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग की जो है विशेषता नहीं है? यहाँ पर विक्रेता फिर लिख गया, विशेषता नहीं। बताइए भाई, सामाजिक निकटता जो होती है या ऊंच नीच की भावना या अस्थिर गतिशीलता या फिर वर्ग परिस्थिति, तो भाई वर्ग की विशेषता इनमें से जो नहीं, सामाजिक निकटता जो होती है यही नहीं होती है वर्ग में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने कहा कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम्स में जरूर आएगा, रट लीजिएगा एकदम से। कार्ल मार्क्स का एक कथन है, आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एकदम से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विलासी वर्ग के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण विचार किसने प्रस्तुत किया? विलासी वर्ग के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने जो है प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? मार्क्स वेबलिन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, द थियरी ऑफ लेजर क्लास। द थियरी ऑफ लेजर क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको किसने लिखी? वेबलिन ने लिखी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक सामाजिक वर्ग अस्पष्ट सांस्कृतिक समूह है जिसको समग्र जनसंख्या में एक विशिष्ट स्थान अथवा स्थिति प्रदान की जाती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका भाई? ये कथन कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का क्या कथन है? कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक सामाजिक वर्ग अस्पष्ट सांस्कृतिक समूह होता है जिसको समग्र जनसंख्या में एक विशिष्ट स्थान अथवा स्थिति प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यानी भारत में परिवार एवं विवाह, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर के एम कपाड़िया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। एग्जाम्स में आएगा ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न देखिएगा, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम्स में, ये बात ध्यान रखिएगा। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसकी रचना है? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर जी एस घुरिये। किसने लिखी है? जी एस घुरिये ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये पुस्तक किसने लिखी? यानी कि हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं पी एच प्रभु। कौन है? पी एच प्रभु। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। समाजशास्त्री है और इन्होंने हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न, जाति की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत मतलब कि किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है या मत्स्य पुराण में या मनुस्मृति में या अर्थशास्त्र में? कौटिल्य के, बताइए। जाति की उत्पत्ति का जो परंपरागत सिद्धांत है ये हमको कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा।
और इसका एक श्लोक भी है, ब्राह्मणवस्य मुखामासीत् बाहुराजन्य कर्ता उत्तरस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जाति की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जाति की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अबे डुबाओ। कौन है? अबे डुबाओ। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, अबे डुबाओ जो हैं ये इसके प्रतिपादक हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, और राजनीतिक सिद्धांत के भी प्रतिपादक रहे हैं। ओके, ब्राह्मणवादी सिद्धांत के भी। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके समझ, जाति उत्पत्ति के जो है जाति की उत्पत्ति के मानव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मानव सिद्धांत के जो है प्रतिपादक कौन है? हट्टन है। कौन? J.H. हट्टन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जाति राजनीति का कैंसर है, यह कथन किसका है? बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जाति राजनीति का कैंसर है, यह कथन किसका है? ये कथन है D.N. मजूमदार का। किसका है? D.N. मजूमदार ने कथन कहा था कि जाति राजनीति का क्या है? कैंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न आपके समझ में, किसने कहा है कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज होता है? बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसने कहा कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज होता है? तो इमाइल दुर्खिम ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम धर्म की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले विद्वान निम्न में से कौन से? एडवर्ड टाइलर, मैक्स मूलर, मैलिनोव्स्की या जेम्स फ्रेजर? तो एडवर्ड टाइलर है धर्म का एक प्रकार से इनका जो है आत्मवाद सिद्धांत जो रहा है इनका, ये एडवर्ड टाइलर का रहा है, और धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत रहा। अगला प्रश्न है, धर्म की उत्पत्ति का मानववाद या फिर जीववाद यानी कि एनिमिटिज्म नामक जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? भाई, धर्म की उत्पत्ति का जो मानववाद है ना, इसको मैरट ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आत्मवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन से हैं? आत्मवाद का हमने अभी भी बताया आपको, जो है कौन है? एडवर्ड टाइलर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? प्रश्न क्या है कि यह विचार किसने प्रस्तुत किया कि यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय के कारण ही वहाँ सर्वप्रथम पूंजीवाद का विकास हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय के कारण ही क्या हुआ? वहाँ सर्वप्रथम पूंजीवाद का विकास हुआ। ऐसा किसने बताया? ऐसा बताने वाले हैं मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, धर्म हृदयहीन का हृदय है, धर्म हृदयहीन का हृदय है, ये कथन किसका है या किससे संबंधित? तो इमाइल दुर्खिम का से है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किस एक धर्म में जो है अनन्य एवं अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है? अनन्य एवं अद्वितीय मूल ग्रंथ किस धर्म में नहीं है? बताइए, तो हिंदू धर्म में। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, धार्मिक संप्रदाय है। धार्मिक संप्रदाय क्या होता है भाई? धार्मिक संप्रदाय पवित्र संगठन जो होते हैं वही धार्मिक संगठन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किस देश में सितो धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों सहअस्तित्व में है? निम्नलिखित में से किस देश में सितो धर्म और बौद्ध धर्म दोनों सहअस्तित्व में है? साथ ही साथ तो कौन है भाई? जापान आप देश में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जनजातियों में धर्म के एक सामान्य रूप को जिसका काल तथा देश में अत्यंत पृथक्करण किया गया है समाज शास्त्री कहते हैं उसे? बताइए, जनजातियों में धर्म के एक सामान्य स्वरूप को जिसका काल तथा देश में अत्यंत पृथक्करण किया गया है समाजशास्त्री कहते हैं उसे हम, ये टोटमवाद कहता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि जो है धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों तथा क्रियाओं की संगठन व्यवस्था है। विश्वास तथा क्रियाएं जो उन सभी लोगों को एक विशिष्ट जैविक समुदाय के रूप में चर्च के नाम से संगठित करती हैं जो उन्हें मान्यता देते हैं। धर्म की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा धर्म की दुर्खिम महोदय ने दी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि धर्म जो होता है आध्यात्मिक एवं आसुरी शक्तियों में विश्वास करना होता है? धर्म आध्यात्मिक एवं आसुरी शक्तियों में विश्वास करना है, ये एडवर्ड टाइलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि धर्म के अंतर्गत वे संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान आते हैं जिनके द्वारा मनुष्य दैनिक की अनिश्चितता को दूर कर मतलब कि दूर देना चाहते हैं, अनिश्चितता को दूर देना चाहते हैं, दूर कर देना चाहते हैं और अनपेक्षित एवं अज्ञात की आशंका से उत्पन्न भय को पार कर लेते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन माइलिनोवस्की का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है ये, तो मैं जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बताता चलूँगा। ओके, बात ध्यान रखिएगा, तो परेशान मत होइएगा उसके लिए कि सर जी सभी को याद करना पड़ेगा क्या,
बस वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी अब ये बात है, और एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में कि जब सभी भाई मिलकर के एक ही स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे भ्रातृक बहुपद विवाह कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा विशिष्ट धर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के होते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम से में सब पूछा सकता है। ओके, हिंदू विवाह क्या होता है? धार्मिक संस्कार होता है। मुस्लिम विवाह क्या होता है? एक समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, अच्छा बताइए, अनुलोम विवाह में ब्राह्मण वर्ण या जाति का पुरुष विवाह कर सकता है? तो क्षत्रिय स्त्री में भी कर सकता है, वैश्य स्त्री से भी और शूद्र स्त्री से। ओके, बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगर पूछा जाए कि जब एक पुरुष का एकाधिक स्त्रियों से विवाह होता है तो उसे हम बहुपत्नी विवाह कहते हैं। फैमिली एंड फैमिली मतलब मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? के.एम. कपाड़िया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि जनजाति में भ्रातृ बहुपद विवाह जो है किस जनजाति में भ्रातृ बहुपद विवाह की प्रथा प्रचलित है? तो टोडा जनजाति जो है वहाँ पर बहुपत विवाह की यानी कि भ्रातृ बहुपद विवाह की जो प्रथा है वो चलती है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जब एक व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करे तो उसी विवाह को हम क्या कहते हैं? तो उस विवाह को हम बहिर्विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उस विवाह को हम बहिर्विवाह कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम.एन. श्रीनिवास। पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, एम.एन. श्रीनिवास ने इस पुस्तक को लिखा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बेस्टर मार्क है। कौन है? बेस्टर मार्क। किस पुस्तक के लेखक? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने कहा है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है? मालिनोव्स्की ने कहा, या फिर ब्रीफाल्ट ने कहा, फ्रेजर ने कहा, या फिर टायलर ने कहा? तो भाई किसने कहा है? किसने कहा कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसने मनुष्य मतलब जिसने क्या किया है? मनुष्य पशु अवस्था से मतलब मनुष्य को पशु अवस्था से अपने साथ लिया है। मालिनोव्स्की ने कथन का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजी शब्द फैमिली का उद्गम फेमिलुस जो है फेमिलुस शब्द से हुआ है, जो कि किस भाषा का है? हिब्रू भाषा का है, या लैटिन भाषा का है, या ग्रीक भाषा का है, या फिर स्पेनिश भाषा का? तो ये लैटिन भाषा का है। क्या जो फेमिलुस शब्द है ये लैटिन भाषा का, जिससे बना क्या? फैमिली, और फैमिली से बना क्या? परिवार। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, परिवार की 5 सामान्य और 8 विशिष्ट विक्रेताओं मतलब विशेषताओं का उल्लेख करने वाले समाजशास्त्री हैं? बताइए फटाफट से। परिवार की 5 सामान्य और 8 विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख करने वाले समाजशास्त्री कौन से इनमें से? बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इनमें से कौन से समाजशास्त्री हैं? गिलिन और गिलिन, या एल्ड्रिज मेरिल, या लूसी मियर, या मैकाइबर और पेज? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे, जो लोग कमेंट सेक्शन में बात कर रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर वही बताएंगे जो लोग बातचीत कर रहे हैं। चलिए इस प्रश्न को मैं छोड़ दे रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर वही बताएंगे जो कमेंट सेक्शन में बातचीत कर रहे हैं। ये आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति एवं उनकी संतान रहती है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? परिवार की परिभाषा को देते हुए किसने कहा कि परिवार एक गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता व संतान साथ साथ रहते हैं, और इसके मूल रूप में दंपति एवं उसकी संतान, दंपति माने यानी पति पत्नी, और उसकी संतान जो होती रहती है मूल रूप में। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा परिवार की लूसी मेयर महोदय ने दी। किसने? लूसी मेयर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं भाई? तो व्यक्तिगत संपत्ति जो होती है यही नहीं है। क्या? व्यक्तिगत संपत्ति जो होती है यही संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। बाकी संयुक्त निवास, कर्ता की प्रधानता और विशाल आकार संयुक्त परिवार का होता है, बड़ा होता है, संयुक्त निवास होता है सभी लोगों का, कर्ता की प्रधानता होती है इसमें। अगला प्रश्न आपके समझ, संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था सबके लिए, प्रत्येक सबके लिए होती है, या एक प्रत्येक के लिए होती है, फिर ए और बी दोनों के लिए? तो भाई प्रत्येक सबके लिए और एक प्रत्येक के लिए, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मिताक्षरा नियम के अंतर्गत पुत्र को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है। मिताक्षरा नियम के अंतर्गत पुत्र को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है क्या? पैतृक संपत्ति पर अधिकार। जैसे कि वो जन्म लिया तैसे ही पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
मातृसत्तात्मक यानी कि जो है मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में कौन सा सर्वाधिकार संपन्न है? पिता, माता या फिर छोटा लड़का या छोटी लड़की? तो मातृसत्तात्मक परिवार में माता जो होती है जो है परिवार की क्या होती है? मुखिया होती है। पितृसत्तात्मक परिवार में पिता। अगला प्रश्न आपके समक्ष मिताक्षरा नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में अधिकार होते हैं केवल पुरुष सदस्य के, केवल स्त्री सदस्य के या फिर सभी नातेदारों के या फिर सभी के? तो भाई जो मिताक्षरा नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में केवल पुरुष सदस्य जो होते हैं उनके एक प्रकार से हिस्सेदारी होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, इसी प्रकार चल रहा है, नहीं रहा है कि आप देखेंगे जो लड़कियां होती बहनें आपकी होंगी या लड़कियां होती उनको खेत पात में हिस्सा मिलता है, नहीं मिलता ना, शादी हो जाती है वो अलग जाती है तो उनको हिस्सा नहीं मिलता, तो यही होता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दाएं भाग के नियम के अनुसार पुत्र अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकते हैं, बताइए। दाएं भाग का जो नियम है उसके अनुसार पुत्र अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकते हैं जैसे ही आवश्यकता उत्पन्न हो या जैसे ही पिता संयुक्त परिवार का विक्रय विशेष कि विक्रय करने लगा हो या केवल पिता की मृत्यु के बाद या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो दाएं भाग के नियम के अनुसार पुत्र अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे की मांग तब कर सकता है जब उसको आवश्यकता हो। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न क्या दिया हुआ भाई? प्रश्न आपको दिया हुआ है, प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है? प्रश्न आपको दिया हुआ है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। अब आ गया प्रश्न जो है पिछड़े वर्गों को लेकर के, एग्जाम से की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न होंगे ये, आएंगे चूंकि परीक्षा में। ओके, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उनकी सही प्रकृति को स्पष्ट करती है? हिंदुओं की पिछड़े हिंदुओं की श्रेणी या विशिष्ट श्रेणी या गैर अनुसूचित श्रेणी या फिर अवशिष्ट श्रेणी, बताइए। तो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निम्नलिखित में से सबसे सही जो प्रकृति स्पष्ट करेगी उनकी, वो जो पिछड़े हुए हिंदू हैं वो वही होते हैं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, या फिर अवशिष्ट श्रेणी भी हम बोल सकते हैं इसको। तो अवशिष्ट श्रेणी ज़्यादा लगेगी, विशिष्ट, यही आपका डी होगा करेक्ट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार करने के लिए केरल में एक विशेष आंदोलन किया गया, इस आंदोलन का क्या नाम है? तो पिछड़े वर्गों की दशा को सुधारने के लिए या फिर उनकी दशा में सुधार करने के लिए केरल में एक विशेष आंदोलन किया गया था और उस आंदोलन का नाम था श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। क्या नाम था? श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, पेरियार ईबी रामास्वामी ने मद्रास में पिछड़े वर्गों की अलग पहचान स्थापित करने तथा उन्हें आरक्षण की सुविधा के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित किया है उसका नाम है, बताइए। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या है कि पेरियार ईबी रामास्वामी ने मद्रास में पिछड़े वर्गों की अलग पहचान स्थापित करने तथा उन्हें आरक्षण की सुविधा देने के लिए राजनीतिक संगठन जो स्थापित किया उसका क्या नाम है? उसका नाम है द्रविड़ कनंगम जो है कनंगम पार्टी, द्रविड़ कनिंगम पार्टी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है, बताइए। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? बताने का प्रयास करेंगे। तो 340 ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रपति के आदेश से भारत में पहला पिछड़ा वर्ग नियुक्त किया गया, बताइए। भारत के राष्ट्रपति के आदेश से भारत में पहला पिछड़ा आयोग नियुक्त किया गया था 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सन 1953 ईस्वी में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो कौन थे भाई प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे? काका कालेलकर थे। कौन थे? काका कालेलकर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई थी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रथम पिछड़ा आयोग और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग एग्जाम्स में आएंगे प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1979 ईस्वी में, 1979। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। द्वितीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष के कौन थे भाई? तो बीपी मंडल थे, इसीलिए इसको मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ऑप्शन ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ये, तो आपसे पूछेगा मंडल आयोग तो 1979 यानी कि बीपी मंडल कमेटी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27% आरक्षण देने का निर्णय कब लिया गया? बताइए, कब लिया गया था निर्णय? 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से समाजशास्त्रियों का कौन सा वर्ग श्रमिकों और समाजों के कमजोर वर्गों के अध्ययन पर अधिक बल देता है? तो कौन देता है भाई? तो ये जो आपका बी और सी यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल समाजशास्त्री और मार्क्सवादी समाजशास्त्री जो हैं
ये जो श्रमिक और समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं इनके अध्ययन पर बल देता है। तो ये वाला और ये वाला कि बी एंड सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी एंड सी दोनों ही। अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, बड़ी मेहनत के बाद में वीडियो सेट की जाती है। आइए आगे देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू जो है जीवन की प्रमुख समस्या है? निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू स्त्रियों के जीवन की प्रमुख समस्या है? बताइए, हिंदू स्त्रियों के जीवन की प्रमुख समस्या क्या है? स्त्रियों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं यही समस्या, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, या फिर संपत्ति अधिकारों से वंचित होना, पर्दा प्रथा का प्रचलन। तो ये मुख्य रूप से जो प्रमुख समस्या अगर पूछी जाए तो स्त्रियों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं वो होती है। अगर यहाँ पर प्रमुख ना लगाता, समस्याएं पूछता कि समस्याएं हैं, तो ये सभी हो जाती हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत में किस वर्ष को किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2001 को। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि भारत सरकार के द्वारा प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत दुर्बल व अत्यधिक गरीब महिलाओं के को नाम मात्र की कीमत यानी कि नॉमिनल प्राइस पर एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए? बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार के द्वारा किस योजना के अंतर्गत दुर्बल व अत्यधिक गरीब महिलाओं को नाम मात्र की कीमत यानी कि नॉमिनल प्राइस पर एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए? बताइए, उज्ज्वला योजना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी महिलाएं हैं? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी महिलाएं हैं? बताइए। तो 58.74 करोड़ महिलाएं। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, स्त्रियों की स्थिति सुधारने में निम्नलिखित में से किन किन समाज सुधारकों ने योगदान दिया है? तो सभी ने दिया होगा लगभग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी दिया है, राजा राम मोहन राय ने भी दिया है, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी ने भी दिया है। तो आपसे अगर पूछे तो आप क्या लगाएंगे? बिल्कुल, स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इन सभी ने कार्य किए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उपर्युक्त तो सभी ने। ओके, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1925 में, 1927 में, या 1935 ईस्वी में, या 1942 ईस्वी में? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस सन में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस सन में मनाया गया भाई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया है 1992 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1992 ईस्वी में, सन 1992। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इंदिरा महिला योजना किस सन में प्रारंभ की गई? इंदिरा महिला योजना 1995 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आपको प्रश्न जो है देख करके आपको मज़ा भी आ रहा होगा। एक ही वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को आप लोगों ने देखा होगा। वीडियो भी अब अपलोड हो जाएगी लाइव क्लास के बाद में, उसके बाद में इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा। ओके, बात ध्यान रखेंगे। वीडियो ज़्यादा पसंद आती तो लाइक करिए, और ज़्यादा पसंद आती तो थैंक्स वाला जो बटन नीचे दिखाई पड़ रहा है उसको आप टच करके जो भी आप जो है करना चाहते हो वो कर सकते हो। ओके, क्योंकि पेड क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ इस समय, और पेड क्लास आपके लिए मैं लाऊंगा भी नहीं जल्दी, हो सकता है कि उसको मैं ना ही लाऊं, चूँकि उसमें आप लोगों के जो है बहुत सारे जो हमारे जिनके पास पैसे नहीं वो बेचारे नहीं खरीद पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से, उसमें बिजी मैं हो जाऊंगा। तो आपको यूट्यूब पर हो सकता है थोड़ी कम क्लास या फिर एक आध दो क्लास ही मिल पाए। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर ही आपको जो कुछ भी देना है यूट्यूब पर ही सारी के सारे मटेरियल को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाए। तो ऐसे छात्र जो कहते हैं कि सर पेड क्लास चलवाइए, उनके बहुत सारे एस आते हैं कि सर जी पेड क्लास चलाओ, पेड क्लास चलाओ, और ऐप पर भी बहुत सारे एस आए हैं। तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर पेड क्लास की ज़्यादा जो है, पेड क्लास में भी यही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ऐसे ही पढ़ाई होगी वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर चैप्टर वाइज पढ़ाई होगी, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पर भी मैं चैप्टर वाइज करूँगा। तो इसमें जैसे जिसको किसी को यहाँ पर थैंक्स का ऑप्शन नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, थैंक्स के ऑप्शन को जैसे आप टच करेंगे तो वहाँ पर आपको आएगा कि 20 रुपये 40 रुपये जो कुछ भी आता है उसमें देखिएगा, जो भी होगा वो आप जो है यहाँ पर दे सकते हैं,
ताकि आपका जो है एक प्रकार से गुरु दक्षिणा के स्वरूप में जो कुछ भी आपको होगा वो अपने हिसाब से, तो इसमें ये नहीं होगा कि आप जो है कुछ पा रहे हैं या नहीं पा रहे, वो आपकी श्रद्धा भक्ति है, जो आपको करना है वो आप करेंगे, उसमें कोई ना मैं कुछ कह रहा हूँ ना कुछ, इसके लिए मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। ओके, तो मेन मतलब मेरे वीडियो बनाने का यही है कि आप लोग बस अच्छे अंक लाओ, बस यही मैं चाहता हूँ। लेकिन पेड वाले बहुत सारे लोग, सर जी पेड कितने पैसे लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ खास करके ये बात। ओके, बात ध्यान रखिएगा। तो इंदिरा महिला योजना किस सन में प्रारंभ की गई? 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 ईस्वी में निम्न में से किस वर्ष संशोधन किया गया? दहेज निरोधक अधिनियम बताइए। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में निम्न में से किस वर्ष संशोधन किया गया इसमें? तो किस वर्ष संशोधन किया गया था? 1986 में इसमें संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। प्रश्न क्या है? द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? A.S. अल्तेकर बताने का प्रयास करें। इस प्रश्न का उत्तर बताइए चलिए सभी लोग। ऑप्शन बी है डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, यानी कि एस सी दुबे जिनको आप कहते हैं। ऑप्शन सी है P.N. प्रभु और ऑप्शन डी है डॉक्टर K.M. कपाड़िया। तो दी पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन बताइए। दी पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन ये पुस्तक का नाम है, किसने लिखा है? तो किसने लिखा भाई? A.S. अल्तेकर महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किसे स्त्रियों की स्थिति सुधारने में योगदान करने वाला नहीं माना जाता? बताइए, निम्नलिखित में से किसे स्त्रियों की स्थिति सुधारने में योगदान करने वाला नहीं माना जाता? महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, या गोपाल कृष्ण गोखले, या राजा राम मोहन राय। किसने स्त्रियों की स्थिति सुधारने के योगदान के लिए नहीं जाना जाता? बताइए का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसे स्त्रियों की दशा या स्त्रियों की स्थिति सुधारने में योगदान करने वाला नहीं माना जाता? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने भी स्त्रियों के लिए कार्य किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी, और महात्मा गांधी और राजा राम मोहन राय ने भी। अगला प्रश्न आपके समक्ष, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। दहेज निरोधक अधिनियम जो पारित हुआ था कब? 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, 1961। अगला प्रश्न है, सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनाया गया। सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बनाया गया था? 1829। सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 में बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम निम्न में से कब पारित किया गया? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम निम्न में से कब पारित किया गया भाई? 1952 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, या 1957 ईस्वी में? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो पारित हुआ है वो 1955 ईस्वी में पारित हुआ। कब? 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को जाना। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपकी परीक्षा में और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि आ सकते हैं। आपसे और भी पूछ सकता है एग्जाम्स में कि इसे नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस मतलब कब पारित हुआ? तो 1976 ईस्वी में नागरिक अधिकार संरक्षण कानून पारित हुआ। आपसे पूछेगा कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे अगर एग्जाम से पूछे कि अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत है इसका अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1955 ईस्वी में ही पारित कर दिया गया था। ओके, अनुच्छेद 17 कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है कि अस्पृश्यताओं को मतलब अस्पृश्यता का अंत किया जाए, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को आप जो है टच करने के लिए कोई चीज़ मतलब नहीं कर सकते, मतलब कि ये छुआछूत जो था उसको ख़त्म कर दिया गया है। ओके, ये मौलिक अधिकार है आपका अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अब टचबिलिटी अनटचबिलिटी जो है इसको समाप्त कर दिया गया है भारतीय जो है संसद के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके समक्ष कि काका कालेलकर आयोग की स्थापना किस जो है सन में की गई? बताइए, काका कालेलकर आयोग की जो है स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1953 जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है उसी को काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता है। जो मंडल आयोग है उसको हम द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। ओके, पिछड़े वर्ग के जो है एक प्रकार से उसकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार के लिए इन आयोगों का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष मतलब कि अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर जो थे वो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, और बीपी मंडल जो थे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है एग्जाम्स में, क्या प्रश्न है कि काका कालेलकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा? काका कालेलकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा भाई? तो 2399 जातियों को इन्होंने प्रथम आयोग में पिछड़ी जातियों के अंतर्गत रखा गया था। कितनी जातियों को? 2399। ओके,
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या देश के किस राज्य में है? दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या देश के किस राज्य में है भाई? तो किस में है? यूपी में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलितों की जनसंख्या है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? बताइए। भारत में अनुसूचित मतलब जो जनजाति मतलब अनुसूचित जो जाति हैं यानी कि जो एससी हैं यानी शेड्यूल कास्ट जो है, और शेड्यूल ट्राइब्स जो जनजाति होती है उनको शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, यानी कि एसटी। एससी उनको कहते हैं जो कि शेड्यूल कास्ट होते हैं। ओके, तो अनुसूचित जाति जो होते हैं उनकी जनसंख्या कितनी है? आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग अनुसूचित जातियों की संख्या 20 करोड़ के आसपास है, यानी कि 20.13 करोड़। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1935 ईस्वी में। कब? 1935 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पिछड़े वर्गों में वे जातियां आती हैं जो अनुसूचित जातियों से हैं। बताइए। पिछड़े वर्गों में वे जाति आती हैं जो अनुसूचित जातियों से हैं, उच्च या अनुसूचित जातियों से निम्न है, या समान है, या मध्यम है। तो पिछड़े वर्ग में वे जाति आती हैं जो कि अनुसूचित जातियों से क्या है? थोड़ी सी उच्च हैं, और जो है सवर्ण जातियों से नीचे हैं। तो पिछड़े वर्ग में जो एक प्रकार से सवर्ण जातियों से नीचे और पिछड़ी जातियों से उच्च मतलब कि अनुसूचित जातियों से जो उच्च जातियां हैं वो उच्च मतलब कि एक प्रकार से वो पिछड़े वर्गों में आती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। यानी पिछड़े वर्गों में वे जातियां आती हैं जो कि अनुसूचित जातियों से क्या है? उच्च हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की गई? बताइए। अनुसूचित क्या बोल रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 27% वाला। कब? 1993 यानी कि 1993 या 92 के आसपास। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। कब किया गया था? तो इसी में किया गया था। ओके, 1993 लगाइएगा एग्जाम में, जो है आपका इंपॉर्टेंट है। कब? 1993 ईस्वी में। ओके, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर एक बार जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वैसे 1992 या 93 दोनों में हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 92 93 दोनों हो सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी होगा एक बार गूगल पर आप जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए, दोनों में से कोई एक। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है आपके समक्ष? प्रश्न है कि महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी समाज? किसकी? सत्यशोधक समाज। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, मंडल आयोग द्वारा नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सुझाव दिया गया। मंडल आयोग के द्वारा नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सुझाव दिया गया था। 22% या फिर 25% या 27% या फिर 30%। कितना दिया गया था सुझाव? 27%। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार प्रथा को समाप्त करता है? तो भाई भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 23, वो बेगार प्रथा को समाप्त करता है। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। ऑप्शन नंबर बी जो है यानी 23 जो है बेगार प्रथा को समाप्त करने का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। मौलिक अधिकार है ये। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पिछड़े वर्गों के लिए मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना निम्न में से कहाँ हुई? बताइए। पिछड़े वर्गों के लिए मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना निम्न में से कहाँ पर हुई थी? पिछड़े वर्गों के लिए मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना जो हुई थी कहाँ पर हुई थी भाई? बिहार राज्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि मंडल आयोग की सिफारिशें जो थी निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने पूरी करी थी? इंदिरा गांधी ने पूरी करी थी, या मोरारजी देसाई ने पूरी करी थी, या चौधरी चरण सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने करी थी? बताइए। बीपी सिंह जिनका पूरा नाम। बताइए। मंडल आयोग की जो सिफारिश है इसको विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि जो बीपी सिंह थे उन्होंने पूरी करी थी। बीपी सिंह ने। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बंधुआ श्रम प्रथा यानी कि उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? तो बंधुआ श्रम प्रथा का जो उन्मूलन किया गया यानी अधिनियम जो बनाया गया इसको खत्म करने का बंधुआ श्रम का, वो 1976 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। कब किया गया? 1976 ईस्वी में बंधुआ श्रम प्रथा का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 से 1918 ईस्वी के आसपास किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। 1917 से 1918 के आसपास। तो इस प्रकार से आप लोगों ने लगभग
जो है 150 के आसपास प्रश्नों को देखा। बहुत सारे प्रश्न इसमें मैंने बताया आपको, और निश्चित तौर पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आपसे अगर पूछे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1955 में, जून का महीना था। तो ये सब एग्जाम्स में आ सकते हैं आपके प्रश्न, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ओके, और आपसे पूछेगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी, तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए कि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना कब की गई थी। ये आप लोगों के लिए है, जो है कमेंट में बताइएगा। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव फूले मैंने आपको बताया भी। तो ये आप एक प्रश्न मैंने क्या बोला था आपको, प्रश्न क्या बोला था मैंने, प्रश्न बोला था आपसे, कहा था कि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना जो है कब की गई थी। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको सर्च करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से आप लोगों ने और भी वीडियो को देखा होगा। होम साइंस का जो छात्र छात्राएं के होम साइंस लिए हुए हैं बी ए सेकंड सेमेस्टर में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को इसी में समेट के दिया गया है। लगभग 150 प्रश्न इसी प्रकार से होम साइंस के बताए गए हैं, जिसमें वस्त्र विज्ञान व परिधान का परिचय और जो है परिवार संसाधन प्रबंध दोनों शामिल है। तो वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय पेपर 1 और जो है परिवार संसाधन प्रबंध पेपर 2 दोनों के बारे में मैंने विस्तार से बताया, इसको देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस वाली ये वीडियो देख लीजिएगा पेपर 2 के लिए। इसके अलावा आप देखिएगा पेपर 1 के लिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई। तो इस प्रकार से इतने मॉडल पेपर आपके हो चुके हैं। सोशियोलॉजी का मैंने आज दे दिया, और भी जल्दी आपकी समझ में दूंगा, एजुकेशन का दूंगा, इकोनॉमिक्स का दूंगा, और भी सब्जेक्ट के देता रहूँगा। ओके, तो आज हमने बहुत सारे प्रश्नों को देखा। ये सारे के सारे प्रश्न आज की वीडियो में मैंने देखे, विस्तार से मैंने एक एक प्रश्नों के बारे में आपको बताया। और तो इस प्रकार से आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आज की वीडियो के माध्यम से तैयार हो गए होंगे। एग्जाम्स में उम्मीद है यही प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसेंगे। तो ओके, चलिए फिर इसी प्रकार से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। और ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं पे एग्जाम्स में फंसने वाले हैं, और इनमें से जो प्रश्न हैं यानी कि जो पुस्तकों के नाम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैंने कथन बताए कुछ कुछ कि ये इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो मैंने बता दिया है कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो उनको एक बार जरूर आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, लाइव हो गई उसके बाद में वीडियो देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिला जाए फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारे के सारे प्रश्न थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो कि बेहद महत्वपूर्ण थे। तो समाजशास्त्र का ये मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। समाजशास्त्र के पेपर का नाम है क्या है, पेपर का नाम क्या है, भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन, यानी कि इंडियन सोसाइटी, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, और संगठन को आप क्या बोलेंगे, संगठन को जो भी मर्जी, और परिवर्तन। ओके, तो ये इसके बारे में मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। संगठन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, और परिवर्तन को क्या बोलते हैं, चेंज। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।